ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज ब्रिज डायोड रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का जो कॉन्सेप्ट है उसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं हम थ्री फेज ब्रिज के लिए। हमारे पास एक थ्री फेज हाफ वेव के केस में हमने ये चीज़ समझी कि अगर तीन डायोड्स हमारे पास है, उनके जो कैथोड है अगर कॉमन हो तो इसकी आउटपुट पे, मतलब इस पॉइंट पे, इसको मैं Vp कह देता हूँ, तो इस Vp के ऊपर वो वोल्टेज अपीयर होगा जो इन तीनों के एनोड के ऊपर जिसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो आएगा Vp पे। इसी तरह फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम तीन डायोड्स को रिवर्स कर दें, इसी टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की कि अगर इन डायोड्स की जो डायरेक्शन है अगर हम रिवर्स कर दें और इनके एनोड को अगर हम कॉमन कर दें, तो अगर एनोड को हम कॉमन कर देते हैं तो उस केस में इस पॉइंट की वोल्टेज को एनोड के जो कॉमन एनोड का जो वोल्टेज है उसको मैं अगर Vn कह दूं तो Vn पे वो वोल्टेज आएगा जो मिनिमम होगा इनके कैथोड के ऊपर, जो मिनिमम वोल्टेज होगा। ये तीनों के कैथोड है, इन कैथोड्स के ऊपर जिनका वोल्टेज मिनिमम होगा वो हमारे पास आएगा Vn के ऊपर। तो अब हम एक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बनाने लगे हैं वो इस तरह से कि इनको आपस में कनेक्ट अगर हम कर दें इस तरह से, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारे पास एक थ्री फेज ब्रिज बन गया। तो एक थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर में हम जो सोर्स है वो कुछ यूँ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास आ गया से VA, और नेक्स्ट जो सोर्स है वो आ गया VB, और फाइनली एक हमारे पास VC। और इनके जो ये एंड है ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। न्यूट्रल पॉइंट जो है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं सर्किट के अंदर। और लोड जो हम कनेक्ट करने लगे हैं वो है इस तरह से। लेट मी यूज़ अ रेजिस्टिव फर्स्ट। तो अगर ये एक रेजिस्टिव लोड है तो ये हमारे पास आ जाएगा V0। तो V0 हमारे पास जो है, अगर हम इस वेवफॉर्म से देखें कि हमारे पास है Vp माइनस Vn, ये हमारे पास है आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से बनती है Vp माइनस Vn। ओके, अब इसको अगर हम रिलेट करें वेवफॉर्म से तो सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो कहाँ से, मतलब उनकी रिलेशन क्या है, उनके फेज रिलेशन वो पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास VA है, वी हैड साइन ओमेगा t माइनस π/6। ये हमारे लेक्चर्स में कंसिस्टेंटली आ रहा है कि VA शुरू होता है π/6 से। तो फिर अगेन हमें VB जो है उसको 2π/3 का जो है शिफ्ट देना होता है। तो 2π/3 के शिफ्ट के बाद हमारे पास जो अगला फेज़ है फेज़ B वो 5π/6 पे चला जाता है, और VC जो है वो हमारे पास चला जाता है, अगर उसमें फर्दर हम 2π/3 का, क्योंकि ये π/6 के टर्म्स में है तो मैं 2π/3 जो कि 120 डिग्री है इसको मैं नॉर्मली 4π/6 सोचता हूँ। इसलिए अगर π/6 से सोचें तो 4π/6 अगर इसमें ऐड करें π/6 में तो 5π/6, और 5π/6 में अगर फर्दर 4π/6 ऐड करें तो 9π/6 पे आप पहुँच जाते हैं। तो जो B है वो शुरू हो रहा है 5π/6 से, 5π/6 ये हो गया, 9π/6 जो है
वो हमारे पास ये ये हमारे पास है VA, VB और VC। ओके, अब फेस टू जो लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हैं हमारे पास, वो अगेन इसी तरह डिफरेंस से हमारे पास आते हैं। VA और VB का जो डिफरेंस है उसे हम VAB और √3 टाइम्स V हैट साइन ऑफ ओमेगा टी, एक तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, दूसरा जो फेज़ है जो यहाँ पे -π/6 है ये 0 पे चला जाएगा। इसी तरह जो VBC है उसका भी मैग्नीट्यूड होगा √3 V हैट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो 5π/6 है उसमें अगर आप इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं π/6, तो वो रह जाता है 4π/6 जो कि इक्वल है 2π/3 के, सो -2π/3। और फाइनली VCA हम लिख सकते हैं √3 V हैट साइन ऑफ ओमेगा टी -4π/3 के। तो ये हमारे पास वोल्टेजेस हैं। ओके, अब सबसे पहले हम अगर यहाँ पे जो वेवफॉर्म्स हैं इसको एड्रेस करें, तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे जो वेवफॉर्म है, यहाँ पे जो हम प्लॉट करेंगे, एक है VP ये पॉइंट है जो जिसे हम P से मेरा मुराद पॉजिटिव साइड, और एक हमारे पास जो VN है वो भी हम इसी ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो VP और VN हम यहाँ पे प्लॉट करने लगे हैं, और उसके बाद हम जब अगर हमें VP और VN पता है तो हम V0 प्लॉट कर सकते हैं, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो VP हमने जिस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं ये डायोड्स, अगर हम दोबारा से मैं रिकॉल कर दूं कि मैंने शुरू में जब बनाया इनको, कि ये 3 डायोड्स जो हैं, अगर ये, क्योंकि ये कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में है, तो VP हमारे पास होगा मैक्सिमम ऑफ VA, VB एंड VC, जबकि जो VN है हमारे पास वो हमारे पास होगा मिनिमम ऑफ VA, VB एंड VC। तो ये 2 वोल्टेजेस हमारे पास इस तरह से आते हैं, क्योंकि जो VP पॉइंट है वो वोल्टेज जो इस पॉइंट पे है, क्योंकि ये कॉमन कैथोड है, तो मैक्सिमम यहाँ पे अपीयर होगा और VN के केस में मिनिमम अपीयर होगा। तो हम ये पहले ड्रॉ कर चुके हैं हाफ वेव, 3 फेज़ हाफ वेव के केस में, कि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो ये पॉइंट्स हैं, इस तरह से, ये जो है मैक्सिमम है, और जो मिनिमम है वो हमारे पास है ये पॉइंट्स, मतलब ये इस इंटरवल में ये वेवफॉर्म्स हैं। तो अगर मैं इसको लेबल करना चाहूँ तो ये साइड है, ये है VP जो रेड में सारा बना हुआ है, और ये जो रेड में बना हुआ है ये है VN। तो हमारे पास VP और VN जो है इस तरह से आ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो VP है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो VN है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल पॉइंट है। हम जो आउटपुट हमें जो मिल रही है उसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व है कि VP माइनस VN जो है वो V0 है हमारे पास। ओके, तो अब अगर हमने VP माइनस V0 निकालना है तो उसके लिए एक मेथड ये है कि हम जो VN है, अगर हमने ये डिफरेंस फाइंड करना है, VP माइनस VN, ये हमारे पास V0 है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको लिख सकते हैं कि VP प्लस माइनस VN, के जो VN है इसको हम फ्लिप कर दें और उसके बाद ऐड कर दें इसको VP के साथ। तो VN फ्लिप कैसे होगा, ये हमारे पास जो VN है इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कुछ यूँ।
ये फ्लिप होके इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया Vn, और ये जो रेड में है ये है Vp। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, Vp और ये एक्चुअली है -Vn, नॉट जस्ट Vn, ये -Vn है। अब हमने इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए आपको ये तरीका बता दूं कि जहाँ पे ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, इन क्रॉसिंग पॉइंट्स पे आएगी इनकी पीक। और जब ये सिचुएशन है कि एक की ये वैली आ रही है और दूसरी की जो है पीक आ रही है, तो वहाँ पे हमने बना देना है एक वैली। मतलब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से बनेगी एक पीक, और मतलब यहाँ पे एक वैली आएगी और इस पॉइंट के ऊपर एक वैली आएगी, और ये जो क्रॉसिंग है इधर एक पीक आएगी। सो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज़ को आगे भी। ये हमारे पास एक और पल्स आ जाएगा। इसी तरह फिर एक और पल्स, पीक्स में यहाँ पे क्रॉसिंग्स पे बना रहा हूँ, और फिर एक और पल्स, और एक और पल्स। ठीक है, तो ये इस तरह से पल्सेस जो है हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी जब ये हम ये दोनों वेवफॉर्म्स हम ऐड कर देंगे। अब अगर हम इसको देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पल्सेस अगर हम काउंट कर दें, तो इसको काउंट अगर हम करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, ये हमारे पास 2 पाई, ये पॉइंट है 2 पाई। 11 पाई बाई 6 और 13 पाई बाई 6 के बीच है हमारे पास 12 पाई बाई 6 जो कि 2 पाई है। तो अब हमारे पास यहाँ पे है 6 पल्सेस है विद इन अ साइकिल। तो एक नई जो क्लासिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसे हम कहते हैं एक रेक्टिफायर कितने पल्सेस का रेक्टिफायर है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हम इस 3 फेज़ हाफ वेव की आउटपुट देखें, इस तरह यहाँ पे रेड में है, तो इसके या ये ग्रीन देख लें, तो ग्रीन में मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है एक साइकिल, दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल। 2 पाई के अंदर 3 साइकिल हैं, तो हम इसको कहते हैं 3 फेज़ हाफ वेव को हम कहते हैं एक 3 पल्स रेक्टिफायर। जबकि ये जो अब हमने बनाया हुआ 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर, इसको हम कहते हैं 6 पल्स रेक्टिफायर। ये हमारे पास एक 6 पल्स रेक्टिफायर है क्योंकि इनपुट के एक साइकिल के अंदर हमारे पास इसमें बन रही हैं 6 पल्सेस, तो हम इसको कहेंगे ये एक 6 पल्स रेक्टिफायर है। जबकि 3 फेज़ हाफ वेव जो है उसको हम नाम देते हैं कि वो एक 3 पल्स रेक्टिफायर है। ओके, अब मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि जो डायोड्स हैं इनको नंबरिंग हम असाइन करते हैं और इसको एक सर्टेन ऑर्डर में हम नंबर करते हैं। इसको ये जो ऑर्डर है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो कंडक्शन सीक्वेंस है वो इससे क्लियर होता है कि अगर हमारे पास इसको हम नंबर करते हैं D1, D2, D3 सॉरी, D5 और यहाँ पे हम करते हैं D4, D6 एंड D2। 1 से 6 तक हमने इसको नंबर कर दिया है। ओके, तो ये 6 डायोड जो है हम इस ऑर्डर में नंबर करते हैं। अब जब इस ऑर्डर में नंबर करते हैं तो होता ये है कि किसी भी टाइम के ऊपर
एक डायोड इस अपर हाफ में से कंडक्ट करता है और एक डायोड जो है वो लोअर हाफ में से वो कंडक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डायोड्स हैं, एक कंडक्ट करता है इस अपर हाफ में, और अपर हाफ से मुराद ये है कि D1 to D5, और एक डायोड कंडक्ट करता है इस लोअर हाफ में फ्रॉम D4, D2, D4 या D6 इसमें से। तो करंट का जो पाथ है वो फिर कंप्लीट हो जाता है कि यहाँ से करंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे किसी एक डायोड में एंड हो जाता है। अब लोड के ऊपर जो वोल्टेज आ रही है वो हमारे पास यहाँ से जो कंडक्टिंग फेज है, कोई एक कंडक्टिंग डायोड या कंडक्टिंग फेज इसको मैं कह देता हूँ, और एक कंडक्टिंग जो है वो यहाँ पे है लोअर हाफ में। ठीक है, तो आउटपुट पे आती है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज उन दो फेजेस के बीच। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट D1 ऑन है अपर में, या इसको मैं अपर साथ में लिख देता हूँ, और नीचे में ऑन है हमारे पास लेट्स से D2, ये लोअर में। अब हमारे पास जो D1 है वो है फेज, उधर है हमारे पास फेज A या VA। इसी तरह D2 जो है वो है फेज C के अंदर, PC। तो इसका मतलब जो V0 है वो हमारे पास होगा VA माइनस VC, जो कि होगा VAC। इसी तरह कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास। VAC जो है हमारे पास बन सकता है। इसी तरह लेट्स से अगर ये रिवर्स होता, रिवर्स मींस के अगर हमारे पास फेज C के अंदर अपर में अगर लेट ऑन होता है D5, या अपर के अंदर अगर D5 ऑन है और VA हमारे पास है D4 लोअर के अंदर, फिर हमारे पास V0 होता VC माइनस VA, जिसे हम VCA कहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट होता VAC के। VAC का जो अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री जिसका फेज शिफ्ट है VAC के साथ, वो है VCA। तो इस तरह से हमारे पास हम ये देख रहे हैं यहाँ से कि आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट जो हमारे पास आ रही है V0, वो एक्चुअली क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हैं। लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हैं डिफरेंट इंटरवल के लिए। इसमें से अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन जो कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। VA हमारे पास जब आउटपुट पे आ रहा है इस π/3 से लेके पाई तक, π/3 से लेके पाई तक हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है, ये VP वाले पॉइंट पे आ रहा है VA तब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डायोड D1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, तभी आ सकता है जब D1 ऑन होगा। ठीक है, D1 क्या है, अपर हाफ के अंदर है, D1 ऑन है। इसी तरह फिर अपर हाफ के अंदर हम अगर ये जो नेक्स्ट पार्ट है पाई से लेके इस पॉइंट तक जो कि 10π/6 है, इस दौरान हमारे पास कंडक्ट करने लगता है डायोड D2।
इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट के लिए ये जो पार्ट है इसके लिए कंडक्ट करने लगता है डायोड D3। तो ये अगेन यहाँ से आगे फिर रिपीट होता है, लेकिन ये क्या है अपर हाफ के लिए, जो मैंने ब्लू में अभी बना दिया है ये क्या है अपर हाफ के लिए, ये है अपर हाफ की। अगर लोअर हाफ की हम बात करें तो लोअर हाफ में हमारे पास कंडक्ट कर रहे हैं, अगर इस रीजन की बात करें 0 से लेके 2π/3 तक, तो इस दौरान कंडक्ट कर रहा है हमारे पास VB। ठीक है, मतलब इसको पीछे अगर ट्रेस करें, इस VB को पीछे ट्रेस करें तो ये VB है। तो VB हमारे पास VB के अंदर अब लोअर हाफ में फेज B के अंदर लगा हुआ है डायोड 6 D6, तो हमारे पास ऑन है D6 इस रेंज में। फिर हम जब नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं तो हमारे पास है फेज C, और फेज C के अंदर लोअर हाफ में हमारे पास है D2। फिर फेज C के अंदर हमारे पास लोअर हाफ में है सॉरी ये मैंने नंबरिंग थोड़ी सी गलत कर दी है, क्योंकि उधर जो नंबरिंग है उसके साथ मैच करनी है मुझे, सॉरी। ये VA जो है जब ऑन है तो ठीक है D1 है, लेकिन फेज B के अंदर D3 लगा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें, ये है D3, और फेज C के अंदर लगा हुआ है D5, अपर हाफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। और जब हमारे पास लोअर हाफ की अगर हम बात करें तो पहले जब VB है तो D6 कंडक्ट कर रहा है, VC है तो D2 कंडक्ट कर रहा है, और जब VA है तो D4 कंडक्ट कर रहा है। और फिर से यहाँ से आगे ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाता है, फिर से आएगा हमारे पास D6 और फिर से रिपीट होगा D2। तो अपर और लोअर हाफ में कौन कौन से डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं ये हम इस तरह से जज कर पा रहे हैं। और अगर हम इनको कंबाइन कर दें, अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें ये पता चलेगा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर एक पेयर जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब D1 कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ से ये पॉइंट अगर आप ऊपर ले जाएं, जब D1 कंडक्ट कर रहा है अपर हाफ में तो उस टाइम पे D6 कंडक्ट कर रहा है लोअर हाफ में। इसी तरह जब हमारे पास कंडक्ट कर रहा है, स्टिल D1 कंडक्ट कर रहा है, लोअर हाफ में चेंज होके D2 भी कंडक्ट करने लग जाता है। इसका मतलब इस दौरान D1 एंड D2 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। पहले D4 एंड D6 थे, अब जो है ना चेंज हो गया। अच्छा, फिर इस इंटरवल में हमारे पास अभी कंडक्ट कर रहा है अपर हाफ में कंडक्ट कर रहा है D3 और लोअर हाफ में D2 कंडक्ट कर रहा है। फिर D3 स्टिल कंडक्ट कर रहा है और लोअर हाफ में हमारे पास D4 ऑन हो गया, तो D4 और D3 ये दोनों ऑन है। फिर अपर हाफ में चेंज होके D3 से D5 हो गया और लोअर हाफ में स्टिल D4 है। और फिर उसके बाद D5 है और लोअर हाफ में चेंज होके D6 जो है वो ऑन हो गया। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है कि D1 D2 D1 D2 फिर D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D6, फिर उसके बाद 5 के बाद जो है D1 D6 और फिर ये सीक्वेंस जो है ये इस तरह से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे
पता क्या चल रहा है, ये जो अभी हमने यहाँ पे भी प्लॉट किया कि एक डायोड जो है अपर या लोअर हाफ में वो कंडक्ट कर रहा है 2π/3 के लिए। कितने एंगल के लिए? कंडक्शन एंगल उसका क्या है एक डायोड का, वो है 2π/3। तो 2π/3 के लिए एक डायोड कंडक्ट कर रहा है अपर हाफ में, एक डायोड कंडक्ट कर रहा है लोअर हाफ में। तो मैं इसको अगर इसकी करंट की वेवफॉर्म बनाना चाहूँ तो उससे ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं करंट जो है वो प्लॉट कर देता हूँ। ओमेगा टी एक्सेस, ये मैंने π/3 से पाई तक जो रेंज है इसके अंदर कंडक्ट कर रहा है डायोड D1 अपर हाफ में, क्योंकि VA जो है इस टाइम पे VA हमारे पास है VP पॉइंट पे। यहाँ पे VA है तो इसका मतलब ये तभी VA हो सकता है अगर D1 ऑन है। अगर D1 ऑन है तभी VA आ सकता है। तो इसका मतलब VA जो है वो VP पॉइंट पे है। लेकिन लोअर हाफ में अगर देखें तो पहले VB है और फिर बीच में एक स्विचिंग हो जाती है VC पे। ये है VB और इससे स्विचिंग हो जाती है VC पे। तो इसका मतलब इस दौरान हमारे पास आउटपुट पे यहाँ पे तो ऑलरेडी VP भी तो पहले से VA है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो VN पॉइंट है उस पे पहले VB था और फिर उसने जंप किया VC हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास आ गया VAB, पहले था VAB और उसके बाद आ गया VAC आउटपुट पे। तो अगर करंट की वेवफॉर्म हम देखेंगे तो वो इसी तरह से नज़र आएगी। VAB ओवर ये जो पीक है √3 V hat ओवर R है, क्योंकि डायोड D1 जब भी ऑन होगा, डायोड D1 जब भी ऑन होगा तो करंट जो है फेज़ A में से IA का जो करंट है फेज़ A में से करंट पॉजिटिव होगा, और जब D4 ऑन होगा तो करंट नेगेटिव होगा। D1 मीन्स पॉजिटिव IA और जब D4 ऑन होगा नेगेटिव IA, उस टाइम हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, फेज़ A के अंदर क्योंकि डायोड D1 और D4 दोनों लगे हुए हैं, इसी तरह फेज़ B के अंदर D3 और D6 लगे हुए हैं। तो D3 अगर ऑन है तो इसका मतलब IA पॉजिटिव होगा, D6 अगर ऑन है तो मतलब IB पॉजिटिव होगा, D6 अगर ऑन है तो IB नेगेटिव होगा। तो इसलिए अगर हम करंट को प्लॉट करना चाहते हैं, ये फेज़ A के लिए अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ फेज़ A, तो फेज़ A में सिर्फ डायोड 1 जो है वो फेज़ A का करंट नहीं डिटरमिन कर रहा है, डायोड 4 भी कर रहा है। डायोड 4 लगा हुआ है लोअर हाफ के अंदर और वो हमारे पास ऑन होता है इस रेंज के अंदर। तो इस रेंज के अंदर हमारे पास जो करंट है, यहाँ से यहाँ तक जो करंट है वो अगेन इसी शेप का वो बनेगा। तो ये हमारे पास बनता है करंट की वेवफॉर्म IA। अच्छा, ये जो V0 है इसको अगर मैं, क्योंकि ये मैंने V0 की वैसे एक 2 पल्सेस बना दी। अगर आप V0 को आगे बनाना चाहते हैं यहाँ से आगे, तो इसको ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे है VAB। तो AB का मतलब यहाँ पे है कि अपर हाफ में VAB में कम से मतलब ये है कि अपर हाफ में फेज़ A कंडक्ट कर रहा है और लोअर हाफ में फेज़ B लोअर हाफ में। इसी तरह VAC का मतलब है अपर हाफ में फेज़ A और लोअर हाफ में फेज़ C कंडक्ट कर रहा है। तो फेज़ ये जो लाइन टू लाइन वोल्टेजेस हैं
ये आपको ये बता रही हैं कि आउटपुट पे VAB का मतलब ये है कि अपर हाफ में फेज़ A है, लोअर हाफ में फेज़ B कंडक्ट कर रहा है। और फिर इसी तरह VAC। इसके बाद हमारे पास अपर हाफ में जब VB आ गया तो VB का मतलब ये है कि जो डायोड है, जो अपर हाफ है, उसमें अब कंडक्ट करने लगेगा फेज़ B। फेज़ A की बजाय अब इसके आगे जो कंडक्ट करेगा वो कंडक्ट करेगा फेज़ B। सो जो नेक्स्ट पल्स यहाँ पे बनेगी वो बनेगी VB की, ठीक है। पहला सब्सक्रिप्ट B होगा और दूसरा सब्सक्रिप्ट होगा उसका C, क्योंकि लोअर हाफ में C कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट कलर बनाता हूँ। इस दौरान है नीचे है C, ऊपर है B, तो VBC। इसी तरह नेक्स्ट जो पल्स हमारे पास बनेगी उसमें भी पहला सब्सक्रिप्ट होगा B, लेकिन दूसरा सब्सक्रिप्ट होगा A। तो अगेन मैं ये रिपीट कर देता हूँ। अपर हाफ में है VB, लोअर हाफ में एक स्विचिंग हो गई और वहाँ पे है अब VA। अगर आप इसको ट्रेस करें, ये VA है, तो VBA। अच्छा, अब सिंपली अगर आप ऊपर वाले को ऊपर की जो वेव फॉर्म है, अगर आप एक सेकंड के लिए उसको भूल भी जाएं कि ऊपर में से आप ट्रेस कर रहे हैं, तो आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे अब नज़र आएगा। वो सीक्वेंस ये है, यहाँ पे देखें VAB VAC। जो पहला सब्सक्रिप्ट है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, दूसरा सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है B से C पे। इसी तरह जब B पे हमने स्विच किया, A से ये जो पहला सब्सक्रिप्ट है A से B हो गया, तो फिर हमारे पास जो दो ऑप्शन बचते हैं वो है C और A। मतलब B नहीं हो सकता, A मतलब दो रिपीटेड सब्सक्रिप्ट नहीं हो सकता। वजह यह है कि एक फेज़ के अंदर दोनों डायोड नहीं ऑन हो सकते, ठीक है। अगर अपर हाफ में D1 ऑन है तो लोअर हाफ में D4 नहीं ऑन हो सकता, D2 या D6 ऑन होगा। तो अब हमारे पास B से हमने नेक्स्ट जंप करना है C पे। VC पहला सब्सक्रिप्ट होगा VC, इसमें भी पहला सब्सक्रिप्ट होगा VC, और VC के बाद हमारे पास जो सब्सक्रिप्ट आएगा A और B, ठीक है। अब A मैंने पहले क्यों लिखा, B इसलिए बाद में लिखा, क्यों लिखा, उसकी वजह यह है कि जो इससे पहला हमारे पास वो आ रहा है उसमें ऑलरेडी A मौजूद है, तो मैंने कहा 2π/3 इंटरवल के लिए कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक जो सब्सक्रिप्ट होता है वो रिपीट होता है। तो अगर हमने BC से BA पे जंप किया तो उसमें B रिपीट हुआ। अब जो A है ये रिपीट होगा, जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है, तो इस वजह से C चेंज हो गया A, और अब C रिपीट होगा और B जो है वो रिपीट नहीं होगा। ओके, और फाइनली अब अगर हमारे पास लोड जो है वो इंडक्टिव है, तो सिंपली हम ये बताते हैं कि जो करंट है हमारे पास, आउटपुट करंट, वो एक तरह से समझ लें फ्लैट होती जाएगी। अगर हम हाईली इंडक्टिव लोड यूज़ करें तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं करंट हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमारे पास अगर आउटपुट पे इस तरह से वेव फॉर्म आ गई, तो इनपुट साइड पे जो करंट वेव फॉर्म है, लेट्स से IA की अगर हम बात करें, तो वो यूँ पल्सेस बन जाएगी हमारे पास करंट की, ठीक। ये हमारे पास जो है इनपुट करंट की वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। ओके, अब हमारे पास एक और पॉइंट जो यहाँ पे है कि हम फाइंड करना चाहते हैं आउटपुट की नॉर्मली DC और RMS वैल्यू। तो V0 एवरेज जिसे हम कहते हैं, V0 एवरेज, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर पीरियड देखें तो हमने कहा 2π के अंदर 6 पल्सेस हैं, तो 2π डिवाइड बाय 6 आप करते हैं, ये है आपके पास पीरियड। 2π के अंदर 6 पल्सेस हैं।
तो एक पल्स का जो इंटरवल है वो है 2 पाई डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास पीरियड है। तो वी नॉट एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास है 1/2 पाई ओवर 6, ये हमारे पास पीरियड आ गया। इंटीग्रेट करेंगे हम फ्रॉम, लेट्स से मैं इस VAB को करता हूँ, इस VAB से मैं फाइंड करता हूँ वी नॉट एवरेज। तो VAB हमारे पास आउटपुट पे आ रही है जब है π/3 से लेके 2 π/3 तक d⍵t। ओके, अब VAB हमारे पास यहाँ पे हमने उसको नोट डाउन किया हुआ है, वो हमारे पास है √3 V hat sin of ⍵t d⍵t, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम π/3 से 2 π/3 तक, हमारे पास है 3/π। अगर सिंप्लीफाई करें तो अब हम लिख सकते हैं 3√3 V hat over पाई, और इंटीग्रेट करेंगे हम तो नेगेटिव कॉज है, साइन का जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव कॉज है। लोअर लिमिट अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉज ऑफ π/3, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस कॉज ऑफ 2 π/3। अब cos ऑफ π/3 हमारे पास है, cos ऑफ π/3 इक्वल होता है 1/2 के, और cos ऑफ 2 π/3 हमारे पास इक्वल है -1/2 के। तो ये +1/2, ये -1/2, ये बना देगा 1। तो हमारे पास जो फाइनली है वी नॉट एवरेज वो इक्वल हो गया 3√3 V hat over पाई के। ये हमारे पास DC वैल्यू। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, ये है ब्रिज के लिए, और 3 फेज हाफ वेव का जो है वो हमारे पास था 3√3 V hat over 2 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्टली डबल है उसके, बिल्कुल उसके डबल है, क्योंकि दो जो हाफ वेव की वेव फॉर्म्स है उनको हमने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। तो जब हमने उन दोनों को ऐड कर दिया तो उसके एडिशन से हुआ ये कि उनका जो DC कंपोनेंट है वो आपस में ऐड हो गया, और DC कंपोनेंट ऐडअप होने से डबल हो गया हमारे पास ब्रिज के मुकाबले में। और अगर हम फाइंड करना चाहें V नॉट RMS तो सिंपली एक बार हमने जो इंटीग्रेशन की वही इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने अब स्क्वायर करना होता है जब भी हम RMS वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 1/2 पाई ओवर 6 इंटीग्रेट फिर भी वही करना है π/3 to 2 π/3, और √3 V hat sin of ⍵t, इस पूरी टर्म को हमने करना है स्क्वायर टाइम्स d⍵t एंड अंडर द रूट। इस पूरी टर्म को हमने अंडर द रूट किया। तो सॉल्व करने के लिए हम अगर √3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है तो वो 3 होगा, और एक 3 जो है हमारे पास आ जाएगा, ये 2 पाई ये जब कैंसिल होगा 2 इस 6 के साथ, तो ये 3 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय पाई, और एक आ जाएगा हमारे पास V hat स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं π/3 to 2 π/3। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2⍵t over 2 d⍵t, और ये हम कर सकते हैं अंडर रूट। उसके बाद हम V नॉट RMS को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
इट्स 9v hat square over pi। अब 2 पाई लिख देते हैं, 2 पाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, और 1 का जो इंटीग्रल है वो हम लिख सकते हैं कि वो है 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 हम उसको लिख सकते हैं। फर्दर जो दूसरी टर्म है उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास उसमें से आ जाता है, क्योंकि उसमें 2 मेगा टी है, चेन रूल से उसमें 1/2 आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रल साइन है, साइन ऑफ, और उसके अंदर एक 2 भी है, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स 2 पाई बाई 3, वो हमारे पास 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 3, तो वो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और अगेन अंडर द रूट। तो जो ये वाली टर्म है इसमें से हमें मिलेगा, इसमें से हमें मिल जाएगा पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3 माइनस 1/2, और साइन ऑफ 4 पाई बाई 3, और यहाँ पे है साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। साइन ऑफ 4 पाई बाई 3 इज माइनस अंडर रूट 3/2, और साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 इज it's again under root 3/2, it's under root 3/2। तो दोनों एडअप हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, और दोनों एडअप हो जाएंगे, और हमारे पास फाइनली रह जाएगा अंडर रूट, सॉरी इसको मैं अंदर ही लिख देता हूँ, अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2, और ये होल अंडर रूट मैं लिख सकता हूँ। ओके, सो फाइनली अगर सिंप्लीफाई कर स्टेज पे पहुँच रहे हैं हम, 9v hat square over 2 पाई पाई बाई 3 हमारे पास रह गया है, और ये हमारे पास अगर एडअप कर देंगे तो ये माइनस अंडर रूट, ये माइनस अंडर रूट 3 रह जाएगा, और ये जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा प्लस अंडर रूट 3/2 जो है ये हमारे पास फाइनली रह जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, पाई बाई 3 प्लस अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई, हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 2.74 वी हैट, और अगर इसका अंडर रूट भी ले लें तो हमारे पास 1.655 टाइम्स वी हैट, ये हमारे पास आ गया वी नॉट RMS। सो लेट मी रिपीट, वी नॉट एवरेज था हमारे पास 3 अंडर रूट 3 वी हैट ओवर 3 अंडर रूट 3 वी हैट ओवर पाई, और वी नॉट RMS आ गया हमारे पास 1.655 टाइम्स वी हैट। ये हमारे पास 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट की एवरेज एंड RMS वैल्यूज़। अगर आउटपुट पे है VBC है तो हमारे पास है VBC से मुराद ये है V नॉट इज़ VBC। इसका मतलब है आउटपुट पे हमारे पास VBC आ रहा है तो तभी आ रहा है अगर हमारे पास फेज़ B अपर हाफ में और लोअर हाफ में फेज़ C कंडक्ट कर रहा है। तो अपर हाफ में फेज़ B के अंदर लगा हुआ है डायोड D4 और लोअर हाफ के अंदर फेज़ C में लगा हुआ है D2। तो इसका मतलब है D3 और D2 जो है ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं।